हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, आइए जल्दी से देख लेते हैं क्या पढ़ना है आज हमको और अब हम और क्या समझने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। टॉपिक है हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। ठीक, तो इस चैप्टर के इससे पहले के टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो हमने इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें हमने ये देखा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ इस चैप्टर में क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, क्यों ज़रूरी है इलेक्शंस, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट पढ़ने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक, और किस तरीके से हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमने देखे फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे हमने ये समझा कि क्या इंपॉर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक, एंड देन उसके बाद अब अगर हम बात करें तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। वैसे तो हम क्लास 6th, 5th या 6th से ही पढ़ते आ रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, बट अब इन्हीं सारे टॉपिक्स को आज हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे भारतीय संविधान बना, कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या रोल था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज क्या थी, प्रिंसली स्टेट्स क्या थे और किस बेसिस पर इलेक्शन हुए और किसे अथॉरिटी दी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, कौन सी डेट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, और फिर बहुत सारे फैक्टर्स जो हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करें सेशन को। देखिए, आइए यहाँ पर हमें सबसे पहले समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसने बनाया था और किसने बनाया था उसके लिए कौन सी असेंबली बनाई गई थी। तो फॉर्मली हम यहाँ पर एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक ऐसे कह सकते हैं कि एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए यहाँ पर एक स्टार्टिंग की गई, जिसमें ये देखा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहाँ से आ गई? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी अनडिवाइडेड इंडिया में। अब अनडिवाइडेड इंडिया क्या, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है उस टाइम पर कैसे मिलती है, डिवाइडेड इंडिया। कैसे, मतलब अगर हम बात करें ब्रिटिश इंडिया की, तो ब्रिटिश इंडिया को ही, मतलब यहाँ पर जब ब्रिटिश कॉलोनी थी, ब्रिटिशर्स का रूल था, उसके बाद जब डिवीजन किया गया और फिर इंडिपेंडेंस दी गई, और डिवीजन में हमने देखा एक साइड इंडिया और एक साइड पाकिस्तान। ठीक, ये तो हम बात कर रहे हैं डिवाइडेड इंडिया की, बट जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था उससे पहले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हो चुका था। क्यों हुआ था कि हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे, हम चाहते थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जो रूल्स रेगुलेशंस हो उस तरीके से हमारे स्टेट को बनाया जाए और गवर्न किया जाए, ब्रिटिशर्स का कोई भी रोल ना हो। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, बट बाद में ये देखा गया कि भारत जो था वो डिवाइड हो गया, इसलिए यहाँ पर हमने ये वर्ड यूज़ किया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच हैड बीन इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया। ठीक, क्लियर हुआ। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई, मान लीजिए यहाँ पर ये असेंबली तो बनाई, बट अब बात भी तो करनी होगी ना, तो उसके लिए इनकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई? तो इनकी फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 में। ये जो डेट है इसको अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट सिटिंग होती है, ये फर्स्ट मीटिंग करते हैं, और उसके बाद मीटिंग्स के बाद जो मीटिंग्स हैं उसके बाद क्या होता है, ये फिर से रीअसेंबल्ड होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कब रीअसेंबल्ड हुई? तो ये रीअसेंबल्ड होती है डिवाइडेड इंडिया के लिए ऑन 14 अगस्त 1947। ठीक, तो कब बनाई गई थी? अनडिवाइडेड इंडिया में। पहली सिटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, और फिर से रीअसेंबल कब होती है? तो 14 अगस्त 1947 को। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, इस चैप्टर में काफ़ी सारे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जैसे मैं कहूँ डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, या फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इस तरीके के ये जो कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं, अगर आपको इनमें डाउट हैं, और डाउट ऑब्वियस है, होना भी चाहिए, तो ये सारे टॉपिक्स जो हमारे आने वाले चैप्टर्स में हैं उन सभी टॉपिक्स में हमें इन सारे कीवर्ड्स के बारे में डिटेल्ड में बताया गया है। तो हम एक एक करके धैर्य रखकर हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब आगे की कहानी हम देखते हैं। बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई।
अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर बनाई गई है तो इसमें कुछ मेंबर्स भी होंगे, बिना किसी मेंबर्स के असेंबली कैसे बनाई जाएगी। तो अब हम देखेंगे कि ये जो मेंबर्स हैं इन्हें कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनाया गया, क्या मेथड थी, कैसे इलेक्शंस किए गए और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स कैसे आए। तो ये समझने के लिए हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि इनके जो मेंबर्स थे इन्हें इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चूज किया गया था। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, ये हमारा एक चैप्टर है अभी आगे क्लास 11th में ही। इलेक्शन जब हम पढ़ेंगे तो हम दो टाइप के इलेक्शन देखते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। हम देखते हैं कि इंडिया में दोनों तरीके के इलेक्शन होते हैं, कैसे होते हैं ये हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बताना चाहूंगी थोड़ा सा शॉर्ट में, ताकि आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्शन समझ आ जाए। तो एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन और एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक, डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, अगर हम इंडिया की बात करें तो हम वोट करते हैं और वोट करके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्हें मैक्सिमम वोट मिले हैं वो कैंडिडेट क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं पार्लियामेंट में। ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक, अभी हम इनडायरेक्ट इलेक्शन समझ लेते हैं। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन में डायरेक्ट वोट नहीं किए जाते हैं, मेंबर्स के बीच में से ही कुछ मेंबर्स को क्या किया जाता है, इलेक्शन के थ्रू चुन लिया जाता है, बट यहाँ पर पीपल वोट नहीं करते हैं। यहाँ पर सिर्फ इतना हमको अभी समझना है। तो जो मेंबर्स थे यहाँ पर कैसे चूज किए गए, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। अब मैंने आपको क्या कहा कि आप ऐसे समझ लीजिए ये मेंबर्स का ग्रुप है और इन्हीं मेंबर्स में से, जैसे ये बहुत सारे मेंबर्स हैं ऐसे समझ लो, और इन्हीं मेंबर्स ने क्या किया, कुछ मेंबर्स को इलेक्ट कर दिया। ठीक, तो ये किसने इलेक्ट किया था इनडायरेक्ट इलेक्शन में। तो यहाँ पर हम ये समझ लें कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स थे। अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज क्या, तो उसके लिए हमें समझना होगा कि एक थी प्रोविंसेस और एक थी प्रिंसली स्टेट्स। तो जो प्रोविंसेस थे वो डायरेक्ट एकदम कंट्रोल में थे किसके, ब्रिटिशर्स के, और प्रिंसली स्टेट्स में कुछ रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसेस के ही हुआ करते थे। ठीक, तो प्रोविंशियल किसके लिए यहाँ पर, और अगर हम इजी वे में समझें तो जो प्रोविंसेस थे, हम स्टार्टिंग से ही सुनते हैं, तो प्रोविंसेस का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो शासन था, वो कौन करता था, वो ब्रिटिशर्स करते थे। और प्रिंसली स्टेट्स में जो राजा हुआ करते थे उन्हीं का रूल रेगुलेशन हुआ करता था, जब तक वो ब्रिटिशर्स के प्रोविंसेस के पार्ट नहीं बन जाए, अदरवाइज इसके एडमिनिस्ट्रेशन में ना आ जाए, किसके, ब्रिटिशर्स के। ठीक, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लो कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज क्या, ऐसे प्रोविंसेस जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिशर्स का हुआ करता था। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स ने ही चूज किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के लिए। ठीक, अब ये कब इस्टेब्लिश की गई, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली कब बनाई गई, तो ये बनाई गई थी एक एक्ट के थ्रू, और ये एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और आसानी से हम ये समझ लें कि एक्ट बनाए गए, और एक्ट में एक एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट के तहत प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाई गई, और इसमें जो भी मेंबर्स थे वो इलेक्ट करते हैं किसे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। ठीक, तो अब रोल तो प्रिंसली स्टेट्स का भी होना था। क्या सिर्फ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स आए, तो आगे की कहानी हम समझेंगे और ये डाउट भी क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझना है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, ये प्रपोजल किसने दिया था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए प्रपोजल आया था ब्रिटिश कैबिनेट की तरफ से। ब्रिटिश कैबिनेट एक कमेटी थी और ये एक प्लान के तहत प्रपोज करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो ये कमेटी ने यहाँ पर प्रपोज किया और इसे क्या कहा गया, कैबिनेट मिशन। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर होती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का प्रपोजल किसने दिया, तो कैबिनेट मिशन के थ्रू ब्रिटिश कैबिनेट ने या कमेटी ने। अब इन्होंने ये असेंबली बनाने के लिए तो कह दिया, इसमें कुछ प्लान भी बताया। इन्होंने कहा इस प्लान के अकॉर्डिंग क्या करना है, आइए देखते हैं। तो इस प्लान के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि हर एक प्रोविंस, क्या कहा इन्होंने, हर एक प्रोविंस और हर एक प्रिंसली स्टेट, ठीक है, समझ रहे हो बात को।
अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिए और इसको और इजी वे में हम समझते जाएंगे। तो हर एक प्रोविंस और हर एक प्रिंसली स्टेट से, या फिर हम कहें ग्रुप ऑफ स्टेट, क्या कहें हम, ग्रुप ऑफ स्टेट, यहां से क्या किया जाए, सीट्स अलॉट की जाए। एक बार पढ़िएगा, ईच प्रोविंस, ईच प्रिंसली स्टेट, ग्रुप ऑफ स्टेट वर अलॉटेड सीट्स प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन रफली इन द रेशियो ऑफ 1:1 मिलियन या 10 लाख। तो यहाँ पे ये कहानी समझ लो आप अच्छे से बेटा, और वो ये समझना है कि प्रोविंस, प्रिंसली स्टेट्स, ग्रुप ऑफ स्टेट्स, यहाँ से सीट्स अलॉट की जाए। और सीट्स कैसे अलॉट की जाए, तो इन्होंने ये कहा कि 1 मिलियन पॉपुलेशन पर या 10 लाख पॉपुलेशन पर एक सीट दे दीजिए आप। तो यहाँ पर पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन देख लीजिए, उस बेसिस पर हर एक प्रोविंस को, प्रिंसली स्टेट को सीट अलॉट कर दीजिए। अब ये जब प्रोसेस को फॉलो किया गया, इंप्लीमेंट किया गया, तो यहाँ से कितनी सीट्स निकल कर आती हैं, तो यहाँ पर देखा गया प्रोविंसेस से, ठीक। सबसे पहले बात करें अगर प्रोविंसेस की, जो ब्रिटिश रूल के डायरेक्ट अंडर में रहती थी। अभी हमने पढ़ा था कि प्रोविंसेस मतलब क्या, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जहां पर था या डायरेक्ट कंट्रोल में थे ब्रिटिशर्स के, यहां से 292 मेंबर्स निकल कर आते हैं। समझने की कोशिश करना एक बार, ये क्या किया यहाँ पर इन्होंने, 10 लाख पॉपुलेशन तो एक सीट। तो इस तरीके से प्रपोर्शन को देखते हुए 292 मेंबर्स प्रोविंसेस से इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक। अगर हम बात करें प्रिंसली स्टेट्स की, तो प्रिंसली स्टेट से हम देखते हैं 93 सीट्स। तो टोटल कितनी हो गई, यहां से देखो टोटल करते जाना, 292 प्लस 93, बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में कितना हुआ। तो ये हो गया हमारा, ठीक। तो कितना हुआ, 385 सीट्स यहां तक अभी हम टोटल देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब टोटल क्यों कर रहे हैं ये अभी आगे समझ में आएगा। यहाँ पर मैथ्स नहीं पढ़ रहे हम, बट टोटल करने का रीजन क्या है वो भी हम समझेंगे। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि डिवाइडेड इंडिया जब नहीं था, है ना, अनडिवाइडेड इंडिया के टाइम पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, तभी यहाँ पर क्या किए गए, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट से सीट्स अलॉट की गई। बट कहानी कहाँ पलट जाती है, जब इंडिया क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो जो पाकिस्तान टेरिटरीज से मेंबर लिए गए थे वो तो पाकिस्तान की तरफ ही चले गए, तो अब यहाँ से मेंबर्स क्या होंगे, कम होंगे। इसलिए हमने अभी स्टार्टिंग में कितना देखा, 385 सीट्स टोटल हम देख रहे हैं, या 385 मेंबर्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब हर एक प्रोविंसेस में सीट्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे की गई, क्या 10 लाख पॉपुलेशन उठाई और देखा हाँ ठीक है इस पे एक सीट दे दी जाए, तो ऐसा नहीं किया गया। यहाँ पर क्या किया, हर एक प्रोविंसेस में सीट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई 3 मेन कम्युनिटीज के बीच में। और वो 3 मेन कम्युनिटीज कौन सी थी, तो ये थी मुस्लिम, सिख और जनरल। इन्हीं के रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में सीट्स अलॉट की गई या मेंबर सिलेक्ट किए गए, ठीक। हर एक कम्युनिटी से जो मेंबर था, मान लीजिए जैसे मुस्लिम कम्युनिटी है, सिख है, और फिर हम देख रहे हैं एक जनरल कम्युनिटी। तो ये कह रहे हैं हर एक कम्युनिटी से जो मेंबर थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, ये इलेक्ट किए गए थे उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आज के टाइम में इंडिया में अगर मैं बात करूं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है क्या फॉलो किया जाता है, तो बिल्कुल किया जाता है। तो आप तो कहेंगे मैम ये तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है और इंडिया में तो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, तो फिर ये मेथड कहाँ इम्प्लीमेंट की जाती है या फॉलो की जाती है। तो मैं आपको बता दूं बहुत अच्छे से कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, ये जब हम हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है उस टाइम पर इसे फॉलो किया जाता है। तो अब आप ये कहेंगे कि मैम ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए या कुछ और भी पोजीशन है जहां पर इन्हें चूज किया जाता है इस सिस्टम के थ्रू, तो इस मेथड में होता क्या है। तो ये मेथड को समझने के लिए जब हमारा चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्शन तब देखेंगे, बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो सिस्टम है इसमें क्या किया जाता है, इसमें मेंबर्स ही अपने मेंबर्स के बीच में से वोट करके इस मेथड के थ्रू एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं।
तो यहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बताया गया है कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो हर एक कम्युनिटी के मेंबर्स थे उन्हें मेंबर्स के बीच में से ही इलेक्ट किया गया, ना ही पीपल के द्वारा वोट कर कर इन्हें इलेक्ट किया गया। ठीक, क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे। जो मेथड थी सिलेक्शन की प्रिंसली स्टेट्स के केस में, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में तो हमने देखा इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब अगर हम समझें कि प्रिंसली स्टेट्स में कैसे इलेक्ट किया गया, क्या प्रिंसली स्टेट्स में भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम अपनाया गया? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर क्या था? तो प्रिंसली स्टेट्स में कंसल्टेशन के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। ठीक, अब अगर हम प्रीवियस सेक्शन की बात करें तो प्रीवियस सेक्शन मतलब इससे पहले के जो टॉपिक में हमने डिस्कस किया था अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने ये देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो उसमें हमने कई सारे फैक्टर्स देखे थे कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाते हैं, अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक, अब बात ये आती है, एक बार इसको हम अच्छे से रीड करके देखें अगर, फैक्टर्स दैट मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव एंड रिस्पेक्टेबल, हाउ फार डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास दिस टेस्ट। तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इतना इफेक्टिव था। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाते हैं और रिस्पेक्टेबल बनाते हैं? कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी रिस्पेक्ट सभी ने दी? फैक्टर्स में हमने ये देखा कि जो फॉर्मेशन कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन का, उन पे पीपल को बहुत ज़्यादा बिलीव था, और वो जो भी कर रहे थे पीपल को ये बिलीव था कि ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, ना कि अपनी पावर के लिए, पर्सनल पावर के लिए। ठीक, अब थोड़ा सा और डिटेल्ड में जाएंगे और इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो ये समझने के लिए पहले तो हमें ये समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन कैसे किया गया। हमने सबसे पहले क्या समझा? हमने ये समझ लिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, इसकी सिटिंग होती है अनडिवाइडेड इंडिया, फिर डिवाइडेड इंडिया में सिटिंग होती है। उसके बाद इसका प्रपोजल किसने दिया बनाने के लिए, इसमें मेंबर्स कैसे इलेक्ट किए गए, कैसे सिलेक्ट किए गए। इलेक्ट करना वोट देकर, सिलेक्ट करना तो मेंबर्स के बीच में प्रिंसली स्टेट्स में जैसे सिलेक्ट किए गए। तो अब अगर हमें समझना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव और रिस्पेक्टेबल कैसे बनता है, तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि कैसे कंपोज किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। यहाँ पर एक स्टार्टिंग हम देखें तो यहाँ पे एक हम वर्ड देखेंगे पार्टीशन। पार्टीशन के बारे में क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छे से समझाया गया है कि कैसे पार्टीशन हुआ, कैसे क्या क्या फेस करना पड़ा इंडिया को, और उसके बाद एट लास्ट कैसे कैसे कंक्लूजन पर आए, कैसे स्टेट्स का फॉर्मेशन किया गया। अभी हम इनिशियल स्टेज में हैं, तो हमें यहाँ पर बस इतना समझना है कि जो पार्टीशन था, पार्टीशन का जो रिजल्ट निकल के आता है वो कौन सा प्लान था? एक 3 जून प्लान आता है 1947। इसमें ये क्या कहा जाता, इसके तहत क्या हो जाता है? तो यहाँ पर मैंने जैसे कि अभी स्टार्टिंग में बताया कि अनडिवाइडेड इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, बट डिवाइडेड इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहती है। तो इस प्लान के बाद इस प्लान के तहत जो पार्टीशन हुआ, उसके बाद जो मेंबर्स पाकिस्तान टेरिटरी से इलेक्ट किए गए थे। अब पाकिस्तान टेरिटरी क्यों कह रहे हैं, ऐसे समझ लो, मान लो ये इंडिया वाला पोर्शन है, ठीक है, अब यहाँ से भी तो कुछ मेंबर्स होंगे ना, बट क्या हुआ, पार्टीशन हुआ, तो यहाँ के जो मेंबर्स थे जो पाकिस्तान टेरिटरी में थे वो क्या हुए, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बाहर हो गए। और अब कितने मेंबर्स बचे लेजिस्लेटिव असेंबलीज में? तो ये टोटल मेंबर्स बचते हैं 299। ठीक, क्लियर हुआ? कोई डाउट अगर है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया? तो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, और यहाँ पर अभी अडॉप्ट किया गया है बस। ठीक है, अब अडॉप्ट करने के बाद 284 मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं 24 जनवरी 1950 को, और यहाँ पर ये साइन करते हैं। तो पार्टीशन के बाद कितने मेंबर्स बचे? 299, और साइन कितने मेंबर्स ने किया? तो 284 मेंबर्स ने, और यहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है पूरी तरीके से और इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है 26 जनवरी 1950 को। यहाँ से ये समझ में आता है कि इतने ज़्यादा पार्टीशन के
फैक्टर्स के कारण इंडिया पाकिस्तान का जब डिवीज़न हुआ तब ये देखा गया कि वायलेंस हुआ, सबको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, और इन सारी परिस्थितियों के बीच में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनता है कब? 26 जनवरी 1950 में। ठीक, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। बट इतनी खराब परिस्थितियों में संविधान को बनाना, तो ये एक ट्रिब्यूट जाता है किसको? ये ट्रिब्यूट जाता है हमारे फ्रेमर्स को, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। और यहाँ पर ये समझ में आया कि दे वर नॉट ओनली एबल टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर इमेंस प्रेशर बट ऑल्सो लर्न द राइट लेसन्स फ्रॉम द अनइमेजिनेबल वायलेंस दैट accompanied द पार्टीशन। यहाँ पर ये बताया गया कि सिर्फ उन्हें ट्रिब्यूट हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर पाए, कॉन्स्टिट्यूशन का एक मसौदा लेकर आए, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, बट उन्होंने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी। और वो ये सीखी कि जब हमने इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कही थी, तब हमें ये नहीं पता था कि इंडिया का डिवीज़न हो जाएगा, इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो जाएंगे, और ये एक इमेजिनेबल कंडीशन नहीं थी, अनइमेजिनेबल कंडीशन थी। और हमने इन अनइमेजिनेबल कंडीशन से, इस अनइमेजिनेबल वायलेंस से बहुत से सही लेसन्स सीखे। ठीक, अब कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने एक न्यू कॉन्सेप्शन देखा सिटीजनशिप का, नागरिकता का। यहाँ पर ये देखा गया कि सिटीजनशिप ऐसी रखी गई कि सिर्फ माइनॉरिटीज़ को ही सिक्योर नहीं किया गया, रिलीजियस आइडेंटिटी को भी सिक्योर किया गया सिटीजनशिप राइट्स के तहत, क्योंकि ऐसे कोई भी हमने प्रोविज़न नहीं रखे कि नागरिकता के लिए ये रिलीजियस आइडेंटिटी होना ज़रूरी है या फिर ये कम्युनिटी का होना ज़रूरी है, ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं था। बट अगर हम बात करें तो ये जो अकाउंट एक तरीके से निकल के आता है, कंपोजिशन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते हैं, और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। कैसे बनाया गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, उसके बाद उनकी ढेर सारी मीटिंग्स होती हैं, उसमें मेंबर्स कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, फिर बहुत से सोर्सेज से, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से हमने वर्ल्ड के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को देखा। उन कॉन्स्टिट्यूशन में से जो हमें अच्छी चीज़ लगी वो हमने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा, और एट लास्ट इस पार्टीशन के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हो जाता है। असेंबली में जो मेंबर्स थे वो यूनिवर्सल सफरेज के बेसिस पर इलेक्ट नहीं किए गए थे, मतलब यहाँ पर वोट पीपल के द्वारा नहीं दिया गया था। यहाँ पर एक सीरियस अटेम्प्ट आता है कि असेंबली में कैसे रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाई जाए, जो हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया तो बात तो ये आती है कि बहुत से लोग हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडिया में क्या है, डाइवर्सिटी है। अब जब डाइवर्सिटी है और इतने सारे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हुए, उन नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में हर एक कम्युनिटी का बंदा था और हर एक रिलीजन से व्यक्ति थे। ठीक, अब बात ये आ रही है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तो अथॉरिटी दी गई है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर एक कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर एक कम्युनिटी से, हर एक रिलीजन से रिप्रेजेंटेटिव थे या नहीं थे? ये डिस्कस करने के लिए हम आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जितने भी रिलीजन्स के मेंबर्स थे, मेंबर्स ऑफ ऑल रिलीजन्स, यहाँ पर इन्हें क्या दिया गया? रिप्रेजेंटेशन दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें डिप्रेस्ड क्लासेस या शेड्यूल्ड कास्ट में, तो जो 28 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो शेड्यूल्ड कास्ट से थे। अब बात आती है रिलीजन्स को भी दे दिया रिप्रेजेंटेटिव, ठीक, डिप्रेस्ड क्लासेस को भी रिप्रेजेंटेशन दिया। अब पॉलिटिकल पार्टीज का क्या केस था? तो पॉलिटिकल पार्टीज में अगर हम बात करें तो यहाँ पर डोमिनेंट बनती है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के पास 82% सीट्स मतलब एक तरीके से क्या थी, यहाँ पर 82% सीट्स अवेलेबल थी पार्टीशन के बाद। अब इसको थोड़ा सा हम अपने लैंग्वेज में समझते हैं। यहाँ पर हमने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहले तो पार्टीशन के, जब पार्टीशन नहीं हुआ था
पार्टीशन के बाद की कहानी क्या थी? तो पार्टीशन के बाद जो रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रहे, यहाँ पर रिलीजन भी था, ठीक, शेड्यूल कास्ट भी थी और पॉलिटिकल पार्टीज भी थी, बट सबसे ज्यादा डोमिनेंट पार्टी कौन सी थी? तो वो थी कांग्रेस। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये देखा गया कि पार्टीशन के बाद जितनी भी सीट्स थी उसमें से 82% सीट्स कांग्रेस के पास थी, ठीक। तो यहां से हमें डोमिनेंसी समझ में आती है किसकी? कांग्रेस की। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो जैसा कि हम डाइवर्सिटी की भी बात कर रहे हैं, कांग्रेस से पहले डाइवर्सिटी समझ लेते हैं। तो डाइवर्सिटी में हम देख रहे हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है और उस बेसिस पर जो रिप्रेजेंटेशन किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसमें हमने रिलीजन भी देखे, कम्युनिटी भी देखी और कांग्रेस भी देखी। एज ए पॉलिटिकल पार्टी की डोमिनेंसी अगर हमने देखी तो कांग्रेस की देखी। बट अगर हम बात करें कांग्रेस की भी, तो कांग्रेस में भी डाइवर्सिटी थी। और कैसी डाइवर्सिटी? तो कांग्रेस इतनी ज्यादा डाइवर्स पार्टी थी कि कांग्रेस ने अपनी ही पार्टी में भी इस तरीके के पूरे डाइवर्सिफिकेशन का अकोमोडेट करके रखा था। मतलब कांग्रेस में आपको रिलीजियस कम्युनिटी, रिलीजन हो, कम्युनिटी हो, शेड्यूल्ड कास्ट हो, हर तरीके की डाइवर्सिटी अकोमोडेट मतलब एक साथ करके किसने रखी थी? कांग्रेस ने। तो ये रोल रहा है स्टार्टिंग से ही कांग्रेस का। अब आगे अगर हम बात करें तो हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन पर। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और क्वेश्चन हमने ये भी देखा कि ये इफेक्टिव कैसे हुआ। अभी हम क्या समझ रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इतना इफेक्टिव कैसे बनाया गया और इतना ज्यादा रिस्पेक्टेबल क्यों बना। तो उसमें हमने सबसे पहले देख लिया कि कैसे बनाई गई थी असेंबली। तो इसमें हर एक व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन हमने देखा। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन की। तो यहाँ पर डेलिब्रेशन का सिद्धांत हम देख रहे हैं। हर एक कम्युनिटी, हर एक लीडर, पॉपुलर लीडर जो रहे हैं, वो अपनी तरफ से काफ़ी सारे फैक्टर्स बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अथॉरिटी थी वो सिर्फ इस फैक्ट से नहीं आती कि यहाँ पर हर एक रिलीजियस कम्युनिटी के व्यक्ति थे। ये यहाँ पर यह भी कहा गया, इट वॉज ब्रॉडली दो नॉट परफेक्टली रिप्रेजेंटेटिव। पूरी तरीके से हम रिप्रेजेंटेटिव भी इसको नहीं कह रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी फिर? तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये प्रोसीजर से आती है जो अडॉप्ट की गई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, और वो सारी वैल्यूज जो इसके मेंबर्स लेकर आते हैं अपनी डिलिब्रेशन से। इसका मतलब क्या हुआ है यहाँ पर? तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स को ही खड़ा कर देना यहाँ पर परफेक्शन नहीं बताता है इस असेंबली का कि परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। बट एक चीज और थी कि प्रोसेस जो अडॉप्ट की गई, और प्रोसेस किस चीज के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो प्रोसेस अडॉप्ट की गई। यहाँ पर देखा कि हर एक मेंबर अपनी वैल्यूज यहाँ पर बताते हैं। वैल्यूज किस चीज की? कि हम जिस रिलीजन से आए हुए हैं उन्हें भी हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है, डाइवर्सिटी को कैसे अकोमोडेट करना है। हर एक असेंबली जो हम बात करते हैं किसी भी असेंबली में, तो रिप्रेजेंटेटिव होता है। यहाँ पर हमें यह पता था कि असेंबली में अगर सभी तरीके के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो हमारी असेंबली में भी डाइवर्स सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आ चुके हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट सिर्फ इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि पार्टिसिपेट कर लें, बट इम्पॉर्टेंट ये भी है कि वो जिस कम्युनिटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस कम्युनिटी की आइडेंटिटी शो हो भी पा रही है असेंबली में या नहीं। आसानी से समझो, किसी भी असेंबली में जो कहती है कि हमारी असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, तो ये तो डिजायरेबल होगा कि डाइवर्स सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्योंकि जैसे कि ये एक असेंबली बनाई गई तो यहाँ पर हर तरीके के लोग आए। बट कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ नाम को बना दिए गए हों और सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो डोमिनेट कर रहा है या डोमिनेंसी दिखा रहा है। तो यहाँ पर यह देखा गया कि एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ पार्टिसिपेट करना जरूरी नहीं है, अपनी आइडेंटिटी या अपनी कम्युनिटी को बनाए रखना भी जरूरी है असेंबली में अंदर आने के बाद। तो हर एक मेंबर डेलिब्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन में अपने इंटरेस्ट के बारे में ही नहीं, पूरे नेशन के बारे में। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी या कम्युनिटी से आ रहे हैं तो आप सिर्फ अपनी कम्युनिटी के भलाई की बात करें। आपको रिप्रेजेंटेशन दे दिया तो आप तो कहें नहीं, सिर्फ आप तो जैसे मान लीजिए ये कम्युनिटीज़ के नाम रख देते हैं ABCDEFG। अब इसमें ये कह रहा है कि सिर्फ हमारा ही इंटरेस्ट देखें, इनका इंटरेस्ट नहीं देखें। तो ऐसे में क्या रिप्रेजेंटेशन शो होगा?
नहीं। तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, पार्टिसिपेट कर लिया, आपकी आइडेंटिटी है, बट अगर आप इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो आप इंटरेस्ट के टाइम पर सबकी बात करें, ना कि एक किसी कम्युनिटी की, एक किसी रिलीजन की, या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के डोमिनेंसी की या फिर रिप्रेजेंटेशन की बात ना करें, इंटरेस्ट की बात ना करें। हम आपको लेकर आए हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको जब भी इंटरेस्ट की बात करनी है तो कैसे करनी है, द होल नेशन इन माइंड। आपको माइंड में अपनी कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए किसी इंटरेस्ट की बात नहीं करनी है, आपको माइंड में रखना है आपका राष्ट्र भारत, आपको अपने दिमाग में रखना है, और उसके बाद आप किसी इंटरेस्ट की बात करें। ये चीज़ यहाँ पर देखी गई। ठीक, कुछ डिसएग्रीमेंट्स भी हुए। ऐसा नहीं था कि हर रिप्रेजेंटेटिव आ गए और हर एक व्यक्ति यहाँ पर आ गए तो बहुत स्मूथली हर एक चीज़ को, फैक्टर को लेकर आए, प्रोविजंस लेकर आए और इम्प्लीमेंट कर दिए गए। ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत सी बातों पर डिसएग्रीमेंट्स भी हुए, बट कुछ डिसएग्रीमेंट्स देखे गए और वो क्या थे, ट्रेस्ड टू मेंबर्स प्रोटेक्टिंग देयर ओन इंटरेस्ट। मतलब कि यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि किस तरीके के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं या डिसएग्रीमेंट्स की, तो यहाँ पर डिसएग्रीमेंट्स तो बहुत सारी चीज़ों पर था, बट कुछ हम जो देख पाए, ट्रेस कर पाए, तो वो डिसएग्रीमेंट हम इस चीज़ पर देख रहे थे कि कुछ इंटरेस्ट जो थे, मेंबर्स जो थे, वो अपने इंटरेस्ट की ही बात कर रहे थे। कुछ उनके सिद्धांतों पर भी डिफरेंसेस थे, और डिफरेंसेस कुछ इस तरीके से भी थे, जैसे ये कहा गया कि इंडिया को सेंट्रलाइज्ड किया जाए या डिसेंट्रलाइज्ड किया जाए। अब सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या? तो सेंट्रलाइज्ड का मतलब ये कि उन्होंने कहा कि ये जो आपका इंडिया है और जो अब ये हमारा इंडिया है, इसमें ये कहा गया कि या तो हम एक सेंटर पर व्यक्ति बैठा दें और वही पूरी तरीके से रूल्स रेगुलेशंस चलाए, या फिर ये कहा गया कि इसी चीज को डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया जाए। और डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया जाए मतलब अगर यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड आता है तो हम गांधी जी की बात करते हैं। गांधी जी ने क्या कहा कि ग्रास रूट लेवल तक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके हाथ में होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ पंचायत हैं, तो पावर, उन्होंने ये कहा कि जो पावर्स हैं या स्टेट को गवर्न करना है तो जो डिवीजन ऑफ पावर कर दिया जाए, ऐसे समझ लो, एक किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के हाथ में पावर ना हो, डिवीजन कर दिया जाए पावर का। इस पे सबसे बड़ा डिसएग्रीमेंट था और यहाँ पे डिफरेंसेस आए। काफ़ी सारे जो मेंबर्स थे, किसी का कहना था सेंट्रलाइज्ड हो जाए या किसी का कहना था डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होना चाहिए, डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर डिफरेंसेस आए वो ये आए कि मान लीजिए डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया, सेंटर के पास भी पावर है और स्टेट के पास भी पावर है, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि अगर सेंटर और स्टेट के पास पावर है तो सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन कैसा रहेगा? क्योंकि इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है, यूनिटी विद डाइवर्सिटी है, और इसी के साथ साथ किसी के पास भी ऑटोनॉमी नहीं है। तो स्टेट को ऐसे कौन सी पावर दी जाए कि स्टेट सिर्फ इतनी लिमिटेड पावर को ही यूज करे, बाकी उसको कांटेक्ट करना पड़े सेंटर से, ऐसे समझ लो। तो ये यहाँ पर डिफरेंसेस भी थे कि स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेशंस कैसे होने चाहिए। एक डिफरेंस ये आता है कि जुडिशरी की पावर क्या होगी। अगर हम जुडिशरी की बात करें तो इंडिया में हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आज की डेट में जो देखते हैं, तो इन्हें कैसे बनाया गया, उस टाइम पर वो बनाने से पहले भी ये एक तरीके से डिफरेंसेस थे कि क्या पावर होनी चाहिए जुडिशरी की। ठीक, क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी राइट्स एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है, राइट टू प्रॉपर्टी अब हटा दिया गया है, बट बात उस टाइम की अगर हम करें तो ये कह रहे हैं कि क्या प्रॉपर्टी राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन ने। हर एक इशू पर यहाँ पर जो मतलब एक तरीके से मॉडर्न स्टेट का फॉर्मेशन किया जा रहा था, उससे पहले हर एक इशू में कहीं ना कहीं तक कुछ डिफरेंसेस थे और इन डिफरेंसेस को सॉल्व करने के लिए काफ़ी सारे डिस्कशन किए गए। अब इन डिस्कशंस के बाद हम देखते हैं कि सिर्फ एक प्रोविज़न था कॉन्स्टिट्यूशन का जिस पर डिस्कशन नहीं किया गया या जिस पर डिबेट नहीं किए गए, और वो था इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज। मतलब कि हर एक व्यक्ति को एक प्रिस्क्राइब्ड एज पर वोट करने का अधिकार है, और ये वोट करते टाइम ना ही तो हम किसी रिलीजन को ध्यान में रखेंगे, न कास्ट, न एजुकेशन, न जेंडर और न इनकम। तो ये वाला जो प्रोविज़न था सिर्फ इस पे डिबेट नहीं हुआ, डिस्कशन नहीं हुआ, सभी बहुत आसानी से इस बात पर एग्री होते हैं। सभी मेंबर्स को
इस बात पर डिस्कशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं हुई, राइट टू वोट दे दिया गया। इसके अलावा हर एक मैटर पर डिस्कशन किए गए और डिबेट्स हुए। तो ये यहाँ से डिस्कशंस और डिबेट्स जो हैं यही इफ़ेक्टिव बनाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को और रिस्पेक्टेबल बनाते हैं। ठीक, अब प्रोसीजर क्या फॉलो की गई? मेंबर्स तो बना दिए गए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हो गए, वोटिंग राइट के थ्रू आ भी गए, इनडायरेक्ट इलेक्शन से आ गए, सारी चीज़ें ध्यान में रखी गई। अब प्रोसीजर क्या फॉलो की गई कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए? तो कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के लिए 8 मेजर कमिटीज़ बनाई गई और ये 8 मेजर कमिटीज़ बनाई गई डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर। और इनके कमिटीज़ के चेयरपर्सन कौन रहे? तो ये हमको नाम बहुत अच्छे से याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, BR अम्बेडकर जी, इन सभी ने इन कमिटीज़ की अध्यक्षता की। ठीक, जैसे कि अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स के लिए जो कमिटीज़ बनाई गई उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? चेयरमैन थे। ठीक, क्लियर हुआ? अब इन्हें चेयरमैन क्यों बनाया गया? आखिर इनकी क्या ऐसी वैल्यू थी या किस तरीके से ये कार्य करते थे कि इन्हें चेयरमैन बनाया गया? तो ये जो व्यक्ति रहे हैं ये हर एक दूसरे के साथ एग्रीड होते हैं बहुत सी सारी चीज़ों पर, बट यहाँ पर कुछ क्रिटिक्स भी देखते हैं और क्रिटिक्स ये देखते हैं कि अंबेडकर जी का कहना ये था कि जो कांग्रेस है और जो गांधी जी हैं, इनके ये बिटर क्रिटिक रहे हैं, इन्होंने कहा कि कांग्रेस और गांधी जी को एक्यूज़ किया कि आप स्केड्यूल कास्ट के अपलिफ्टमेंट की या एक तरीके से उन्हें ऊपर लाने के लिए वर्क नहीं कर रहे हैं। पटेल और नेहरू जी डिसएग्रीड होते हैं बहुत से इश्यूज़ पर और इसके अलावा इन इश्यूज़ पर एक तरीके से डिसएग्रीमेंट्स होने के बावजूद भी, डिसएग्रीड होने के बावजूद भी ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं एक साथ आकर। हर एक कमेटी जो बनाई गई, जो 8 मेजर कमिटीज़ बनाई गई, कुछ सब कमिटीज़ भी रहीं, तो ये 8 मेजर कमिटीज़ प्रोविजंस देती हैं अपनी तरफ से। कुछ प्रोविजंस जो इन्होंने दिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ऐसे समझो और इजी वे में, ये कमिटीज़ बना दी। ठीक, अब इन कमिटीज़ ने ढेर सारे प्रोविजंस दिए। अब जो इन्होंने ये प्रोविज़न दिए हैं, ये प्रोविजंस किसके भी सामने लेकर आए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। और फिर से इन प्रोविजंस पर भी डिबेट हुए और हर एक डिबेट में ये देखा गया कि प्रोविजंस पर एग्रीड हुए सभी व्यक्ति कुछ चेंजेस के साथ, और यहाँ पर देखा गया कि कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं था जिसमें पर्टिकुलर इंटरेस्ट की बात कही जा रही हो। कुछ प्रोविजंस में क्या कहा जिस पर एग्रीड नहीं हुए, तो ये कहा कि इन पर वोट कर लेते हैं, बट यहाँ पर भी ये देखा गया कि कुछ सिंगल आर्ग्यूमेंट हुए, कुछ कंसर्न हुए और यहाँ से बहुत केयरिंग एक तरीके से रहे ये लोग और फिर प्रोविजंस पर वोट करके फिर इनका इम्प्लीमेंटेशन किया। अब बात ये आती है कि हमने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, ठीक, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स आए। ये मेंबर्स ने सभी का रिप्रेजेंटेशन किया, जो हमने पढ़ा कि किस तरीके से इन्हें इलेक्ट किया गया था। फिर उसके बाद इनकी ढेर सारी मीटिंग्स होती हैं। मीटिंग्स के बाद हम देखते हैं कि डिवीजन होता है, ठीक। डिवीजन के बाद हम देखते हैं फिर से ये रीअसेंबल होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मेंबर्स बहुत सारे डिस्कशन के बाद साइन करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जाता है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इफेक्टिव कैसे बना, तो उसमें हमने प्रोसीजर देखी और प्रोसीजर में ये देखा कि इसमें जो प्रोविजंस लेकर आए, उन प्रोविजंस के लिए 8 मेजर कमिटीज बनाई गई और इन कमिटीज के जो प्रोविजंस थे उस पर भी वोट किया गया और फिर इम्प्लीमेंटेशन किया गया। तो हम देख रहे हैं कि इतनी लॉन्ग प्रोसेस जो रही है, तो असेंबली कितने बार मिली होगी। तो यहाँ पर ये देखा गया कि ये जो असेंबली थी 166 डेज स्प्रेड ओवर 2 years and 11 months, 2 साल 11 महीने से ज़्यादा यहाँ पर इनके सेशंस होते हैं और उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस लेकर आते हैं और यहाँ पर समझ में आता है कि इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव और रिस्पेक्टेबल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है। अब क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू ही बनाया गया? हर एक चीज़ का, हर एक इवेंट का एक बैकग्राउंड होता है
और अगर हम बैकग्राउंड पर जाते हैं तो हम देखते हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट। हर एक कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली ने बनाया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। यहाँ पर नेशनलिस्ट मूवमेंट का अपना एक बहुत बड़ा रोल रहा है। असेंबली जो डाइवर्स थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो डाइवर्स सबसे ज़्यादा थी, यहाँ पर ये देखा गया कि सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया कि प्रिंसिपल्स क्या क्या होंगे, क्या सिद्धांत होंगे संविधान को बनाने के लिए। ये जो संविधान में सिद्धांत लेकर आए वो कैसे लेकर आए थे, तो जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट्स किए। उस टाइम पर उन्होंने वादा किया कि जब हम भारत आज़ाद हो जाएगा तो हम आपके लिए ये वर्क करेंगे, संविधान हमारा इस तरीके से होगा। तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो शेप दे रही थी संविधान को, जो बना रही थी, एक तरीके से फॉर्मेशन कर रही थी प्रिंसिपल्स का, वो नेशनलिस्ट मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए ही किए गए। ठीक, और बहुत टाइम बाद ये देखा गया कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट रहे हैं, बहुत से क्वेश्चंस इसमें भी डिबेट किए जाते हैं और यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन होता है कि कैसी गवर्नमेंट रहेगी इंडिया में और किस तरीके से हम वैल्यूज़ को अपहोल्ड करेंगे और इनइक्वालिटीज़ को कम करेंगे। सबसे ज़्यादा इस बात पर ध्यान दिया गया और यहाँ से ये जो डिबेट्स हुए, इसके बाद फाइनल फॉर्म बनता है कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली परहैप्स द बेस्ट समरी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट्स। नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के बहुत सारे सिद्धांत थे, उनको समराइज किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लेकर आते हैं। और यही जो समराइज प्रिंसिपल्स थे, इनका नाम दिया गया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। और ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन लेकर आते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी 1946 में। ठीक, क्लियर हुआ। और यहाँ से हम देखते हैं ये रिजोल्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया, उसमें जो रिजोल्यूशंस थे, जो प्रिंसिपल्स थे, जो एस्पायरेशंस और वैल्यूज़ थी, तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। अब हमने कुछ सब्सटेंटिव प्रोविजंस भी देखे और बहुत सारी चीज़ें देखी और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सम अप करते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को। इस रिजोल्यूशन के आधार पर ही हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल कमिटमेंट्स किए, इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सोवर्निटी, कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी। ये सारी चीज़ों को जब हम नेशनलिस्ट मूवमेंट करते थे तब इन सब चीज़ों को बोला जाता था कि हम समानता दिलाएंगे, हम आज़ादी दिलाएंगे, हम लोकतंत्र लेकर आएंगे, हम संप्रभुता लेकर आएंगे, कि कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा हमारी बाउंड्रीज़ के अंदर। तो ये सारी चीज़ों को जो नेशनलिस्ट मूवमेंट में डिस्कस किया जाता था, इसी को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में समराइज कर लेकर आए और जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा गया। और यहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि इसमें सिर्फ रूल्स और प्रोसीजर्स ही नहीं है, हमारे भारतीय संविधान में वो सारे कमिटमेंट हैं, मॉरल कमिटमेंट हैं जो हमने नेशनल मूवमेंट के टाइम पर दिए थे। और इस तरीके से हम हमारी सरकार को बनाते हैं, गवर्नमेंट को बनाते हैं और जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के टाइम पर हमने लोगों से वादे किए थे उन्हें फुलफिल करते हैं हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब ये जो रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन में बहुत सारी आकांक्षाएं थी, बहुत सारी वैल्यूज़ थी। हम शायद पीछे साइड आ गए हैं, आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। हाँ, अब अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने देखा कैसे प्रोसीजर्स थी और उसके बाद किस तरीके से डेलिब्रेशन किया गया, प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स को। तो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थर्ड फैक्टर है जो हमें ये बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा इफेक्टिव कैसे बना और क्यों बना। तो इसमें हम ये देखते हैं कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट, बेसिक प्रिंसिपल जो रखा गया वो ये रखा गया कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या? पीपल्स का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है और अकाउंटेबिलिटी के साथ। सिर्फ नाम के लिए ही लोगों का पार्टिसिपेशन ना हो गवर्नमेंट में, बट एक्चुअल वे में पार्टिसिपेशन हो। और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट को लोगों के कल्याण के लिए काम करना है। मतलब ये कहा गया, ठीक है सरकार में और भी बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल हमें ध्यान रखना है वो दो बातें याद रखनी। एक तो डेमोक्रेसी होना ज़रूरी है और दूसरा लोगों का कल्याण। ये दो चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत ज़्यादा इस पर टाइम स्पेंड किया, यहाँ पर इन्होंने राइट बैलेंस लेकर आए और यहाँ से हमारा जो इंस्टीट्यूशनल
डिज़ाइन देखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में से, वो ये देखा गया कि जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया उसमें बनाया गया एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। तो अब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव और जुडिशरी को हम पढ़ेंगे और ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में, जिसमें हम एक एक यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का वर्क देखेंगे, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, जुडिशरी हो, इनका वर्क कैसा है, इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है, कैसे ये हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंटेड हैं। आपने देखा होगा, इससे पहले भी अगर आपने पढ़ा होगा तो कुछ इस तरीके से हम बताते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो ये इस तरीके से क्यों बनाया जाता है? इसलिए क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंसी किसी की नहीं है। तो इसको भी हम पढ़ेंगे कि इनके वर्क कैसे हैं, कैसे रिलेशंस हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या और सारी चीज़ें इसमें बताई हैं। और इन सारी प्रोसेस के बाद एडॉप्शन होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सबसे पहले ये समझ लो, पार्लियामेंट जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट रहेंगे। और जो पार्लियामेंट है, यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो कहाँ से आएंगे? तो यहाँ पर हमें पहले समझना होगा डायरेक्ट इलेक्शन को। तो जो पीपल वोट करते हैं कैंडिडेट्स को, और उनमें से जिन भी कैंडिडेट्स को मैक्सिमम वोट मिलते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में आकर। तो यहाँ से हमें समझ आता है कि कंट्री कैसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, पीपल्स का पार्टिसिपेशन है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव्स अब किसके बिहाफ में डिसीजन लेंगे? पीपल के बिहाफ में, क्योंकि पीपल ने उन पर भरोसा कर उन्हें वोट किया और पार्लियामेंट में पहुंचाया। उसके बाद एडॉप्शन किया गया पार्लियामेंट्री, हमने पढ़ा फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट मतलब कि सेंटर और स्टेट दोनों का ही रोल रहेगा और इनके बीच में रिलेशन रहेगा। यहां से ये समझ में आया कि गवर्नमेंट पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की गई लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव के बीच में और स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी बीच में। ठीक, इसको भी हम समझेंगे। यहाँ पे ये समझा गया कि एकदम बैलेंस्ड तरीके से गवर्नमेंटल अरेंजमेंट्स किए गए। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंसेस देखते हैं काफ़ी सारी कंट्रीज़ के, और फिर वहाँ से उन्हें जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स रहे हैं, यहाँ पे ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस को एक तरीके से बोरो ही नहीं किया गया, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर प्रोविजंस लेकर आए। बहुत सारे टेस्ट किए गए, इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट हुए, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स देखे गए, और फिर हम एक प्रोविजंस को, मतलब एक एक प्रोविज़न को ध्यान में रखते हैं और फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो बहुत सारे जो प्रोविजंस थे वो बहुत सी कंट्रीज से लिए गए और फिर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। ठीक, और ये जो आइडियाज़ को एक तरीके से बोरो किया गया, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने उनको इसलिए बोरो किया गया कि हम एक तरीके से स्लेविश इमिटेशन कर रहे थे, बट ये देखा गया कि हर एक प्रोविज़न जो कॉन्स्टिट्यूशन में था वो बहुत से ग्राउंड्स पर डिफेंड किया गया, और फिर उसके बाद ये देखा गया कि इंडियन प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, इंडिया की आकांक्षाएं क्या हैं लोगों की, और जो हम प्रोविज़न किसी और कंट्री से ले रहे हैं क्या इंडिया में सुइटेबल होगा। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर प्रोविज़न को बोरो किया गया। ठीक, क्लियर हुआ। इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा लकी था कि उसको इतनी अच्छी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली जिसने हर एक तरीके से चीज़ों को देखा, समझा और सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बात नहीं की, और इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया गया। ठीक है, और यहाँ से हमें समझ में आता है ये चीज़ जो हम देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, ये सेम वही चीज़ थी। तो इस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया गया, और इस तरीके से हम देखते हैं कि इन सारी प्रोसेसेस, मतलब ये सारे प्रोसीजर्स जो थे, ये सारी जो प्रोसेस थी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनाई गई, कैसे फॉर्मेशन किया गया, कैसे हर एक प्रोविज़न को चाहे बोरोड हो या फिर खुद से बनाया गया हो, कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाई गई। तो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं कि इस तरीके से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। आई होप आज का जो वीडियो है आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमारे भारतीय संविधान को बनाया गया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहिए स्टेप अप अकेडमी के साथ, और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड धन्यवाद।